गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। जहां जहां में देखा जा रहा है, जहां जहां ये ट्रांसमिशन पहुंच, जहां जहां राइजिंग पाकिस्तान पहुंच रहा है, वहां वहां हमारा सलाम भी। मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर दिन का आगाज कीजिए। हो सकता है जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल हो, थोड़ी सी परेशानी हो, ये हफ्ते का आगाज अच्छा ना हुआ हो, किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लोग एनर्जी के साथ दिन का आगाज कर रहे होते हैं। सो नो मैटर व्हाट, स्माइल एंड स्टार्ट योर डे। एग्जैक्टली हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज तो हाँ, चले। ठीक है। जिंदगी का आगाज तो रोते हुए होता है, लेकिन दिन का जिंदगी आगाज गुजारनी चाहिए हंसी खुशी, और दिन का आगाज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वैसे हमारी जो राइजिंग पाकिस्तान ट्रांसमिशन है, हमारा जो पीटीवी होम है, पीटीवी नेटवर्क हमारा, वो हर जगह पर देखा जा रहा होता है और हर बिल्कुल। जगह पर वो पहुंच जाता है। नो मैटर व्हाट आप देखना चाहें या आप ना देखना चाहें, आपका दिल करे या आपका दिल ना करे, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन है, हमारा जो शो है, वो आप तक पहुंच जाता है। आई एम श्योर जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आपका दिल उसमें लगना शुरू हो जाता है। एनी हाउ, आज के दिन का आगाज करते हैं शुएब। तो आज के दिन का आगाज पहले सवाल से करना। सवाल है कि सबीन, हाउ वाज द वीकेंड? ये मैंने सबीन से पहले पूछना था, तो आई इट फॉरगॉट वॉज टू रियली आस्क। गुड। वीकेंड पे भी हमारा शो देखा जा रहा था, बिकॉज वीकेंड पे रिपीट होता है, हाँ, और काफी ज्यादा लोग उसको पसंद भी कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब देखा जा रहा और होता है पता है हमारा क्लिप्स शो आ और रहे होते हैं, फिर उस लोग टैग टैग ज्यादा कर अच्छा रहे लग होते रहा हैं, होता तो और ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि लोग पसंद करें हमारा शो। तो है। ये एक एब्सोल्युटली। अच्छी बात लेकिन है। आपने क्या किया ये बताया ना मुझे। वीकेंड में अच्छा, मैंने एक मैंने वीडियो क्या देखी है किया? सबीन के सोशल मीडिया में जाकर ना, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत बड़ा पतीला और उसमें बड़ा जबरदस्त जो है ना वो दमपुख्त 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 दमपुख्त, बन रहा यस था। यस। अच्छा, पहले ना मुझे एक शौक लगा, मैंने कहा शायद ये कोई वीडियो है, कोई रील ऐसा शेयर की है। जी। फिर मुझे हाथ एक नजर था, वो सबीन का नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा सबीन ने वीडियो लगाई है। फिर मुझे मालूम हुआ अच्छा मामला मुख्तलिफ है। मामला जरा मुख्तलिफ शेर है। साहब, मैंने भी बड़ी हेल्प की थी, 50-50 काम था, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने पतीले में आपने हाथ देख लिया खाने वो पे, अलग बात है, यानी हमारे भाईजान बट ने आई काम डिड किया, माई बेस्ट। बाजी ने खाना खाया। मैंने नहीं, मैंने भी काम किया। क्या किया तुमने उसमें? मैंने कटिंग की। मैंने ओके। कटिंग उसमें होती नहीं है खास, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया उसके अंदर। मतलब आई वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो इट दैट्स मीन्स कि व्हाट आई हम वांट टू दो नो। लोगों ने मिलकर उसको बनाया, एंड इट वॉज डिलीशियस। आई एम श्योर इट मस्ट बी, क्योंकि मेरे लिए अगर नहीं आया तो फिर तो काम खराब है। आपके लिए लेकिन आया मुझे हुआ है, मेरा और आपने अगर ये कहलवाना था सबके सामने कि आपके, तो आपके लिए आया हुआ है अब। लेकिन अब वो घर तक पहुंचेगा, आपके नहीं पहुंचेगा, ऑफ इसका कोर्स मैं पहुंचेगा, ऑफ गारंटी कोर्स पहुंचेगा, लेकिन गारंटी नहीं दे नहीं नहीं, आप सकती। बस चुपके से बताना मुझे कि आपने कहाँ रखवाया, आगे मेरा काम है फिर। ओके, डन, बिल्कुल क्योंकि सही। एक बार ये हो चुका है कि मैंने कहीं रखवाया था, वो चीज मुझे नहीं मिली थी, लेकिन नहीं ये मिली बार थी। बार नहीं होता। नहीं, आज कहीं और रखवाया भी नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है शुएब, इसके हवाले से ही बात करते हैं। आज ही है जो यौम शोहदा पुलिस। यस। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, और हम जिक्र कर रहे होते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो उसकी सलामती में लोगों का किरदार है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर हम पुलिस की बात करें तो हमारी पुलिस भी कितनी कुर्बानियां देती है। हम शायद उस तरह से ना रिकग्नाइज करते हैं, ना हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनकी एफर्ट्स को। एक ट्रस्ट डेफिसिट हमने देखा कि वो हमेशा रहता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कोई भी जगह हो, हमारी पुलिस किस तरह से आगे आगे रहती है। चाहे कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज़ चल रही हो, कोई इवेंट चल रहा हो, हमारी पुलिस सबसे आगे होती है, अपनी जानों का नजराना भी पेश करती है। हम हर दिन देखते हैं, हम अनाउंस कर देते हैं टीवी पे कि इतने पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हम इतने ज़्यादा क्लिप्स देख रहे होते हैं, और आए दिन हम देख रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात वही होती है कि हमारे लिए शायद ये बहुत आम सी बात होगी है, लेकिन यकीन जाने हर एक की अपनी फैमिली होती है, हर कोई किसी फील्ड में आता है, वो काम कर रहा होता है, और जाहिर सी बात है जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो जान से बढ़ के ये मुल्क है उनके बिल्कुल। लिए और भी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए वो कुर्बानियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल। सो हम अगर इसे यूं कहें कि किसी की जागती आंखें हैं जो पूरी रात जागी रही हैं, किसी माँ के आंसू हैं, किसी बच्चे की यतीमी का दुख है, और किसी बीवी की खामोश कुर्बानी है, तो बहुत सी कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, इस पर हम बात कर रहे होते हैं, क्रेडिट देते हैं अपने तमाम इदारों को। और बिलखुसूस आज चूँकि दिन है 4 अगस्त, हम यौम शोहदा पुलिस की बात करें। अब प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे डिफरेंट सेगमेंट्स तो होंगे, बहुत खास मेहमान भी होंगे, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
डॉक्टर अकीला नाज उन मुर्रिखीन में से हैं जिन्होंने 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आने के बाद अपनी सारी जिंदगी मुहाजिरीन पर तहकीक करते गुजारी। 78 बरस की उम्र में उनके पास हिजरत करने वालों की तस्वीर ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियां भी महफूज हैं। उन्नीस 1947 में मुहाजिर कैंप में मुझे मिलने वाली 3 साला मेहरुन्निसा तक़सीम के फसादात के दौरान अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। कई माह तक लापता बच्ची की तलाश के बाद मेहरुन्निसा की शनाख्त लाहौर के एक कैंप से हुई। ये तस्वीर 1948 में लाहौर के उसी कैंप की है जहां मौजूद दूसरे बच्चों को शनाख्त करने वाला कोई नहीं था। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, हम अक्सर बात कर रहे थे उसके इम्पैक्ट्स की, हम अक्सर जिक्र कर रहे थे उसके नुकसानात को। और अभी रिसेंटली भी जिस तरह हमने देखा है बारिशों की तबाही फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड स्पेशली इन नॉर्थ, और कुछ तो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जहाँ पर खासी तबाही हुई है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत आवाज़ें उठती हैं, बहुत बात होती है, अच्छा क्या स्टेप्स लिए जाएँ, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको अप्रिशिएट किया जाता है, हम उसकी बात भी अगर करें तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं टीचर उस्मान का। आप सब जानते हैं उनको, चूँकि वो फेसबुक पे उनकी अच्छी खासी रीच है, जिस तरह से वीडियोस लगा रहे थे, लोगों को तरगीब देते हैं कि तालाब की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो आज का जो हमारा मौजूद है तालाब और सैलाब, क्या इसका कनेक्शन है, तालाब बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि जो फ्लड्स वाले सिचुएशन में भी जहाँ जहाँ पानी हम देखते हैं ज़्यादा आ रहा होता है, फ्लैश फ्लड की सिचुएशन या अदरवाइज भी। दूसरा ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर होता है, वो किस हद तक इसमें बेहतर होता है। टीचर उस्मान इस विदा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। कितना फ़र्क पड़ा आपकी इस मुहिम का अब तक? अल्लाह का शुक्र है, अभी 8 महीने में हमारे 910 जो पॉन्ड्स हैं वो बन चुके हैं। 2 करोड़ 30 लाख लीटर पानी हम महफूज कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। इसके साथ साथ अभी मानसरा में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है जिसमें 1.5 करोड़ लीटर पानी वहाँ भी महफूज किया है। तो फ़र्क अगर आप देखें तो एज अ होल तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है उनका। जो छोटे मोहल्ले हैं या गांव हैं, क्योंकि अभी 900 बने हैं, तो ये हमने लाखों की तादाद में बनाने हैं। तो आप अगर ये कहें कि जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं या माउंटेन्स में, क्योंकि आजकल जितनी भी बारिश वो क्लाउड बर्स्ट या बहुत तेज़ बारिश होती है तूफ़ानी, तो उसको अगर हम इसी तरह रोकना शुरू कर दें तो इवेंचुअली जो हमारे जो सिटीज़ हैं वो भी महफूज रहेंगे, और साथ साथ में जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं जो एकदम से तबाही मचाते हैं तो वो भी सारे एरियाज़ हमारे महफूज रहेंगे। तो ये एक ऐसा काम है कि जो हर एक को अब करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट। या तो हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे। अब माउंटेन्स में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है, अगर आज़ाद कश्मीर का आपको स्पेसिफिक बताऊं तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डैम्स की जगह ही नहीं होती। तो ये छोटे छोटे तालाब भी बनाएंगे तब जाके जो चश्मों में भी पानी आएगा, इकोसिस्टम भी रिवाइव होगा, जो जंगलात हैं वो भी बचेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो इसके इम्पैक्ट्स अभी आ रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं कि जो लोग अपना लाइव स्टॉक बेच रहे थे वो वापस रखना शुरू कर दिया उन्होंने,
और साथ साथ में जो चश्मे, अभी मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे चश्मे में अब पानी अल्लाह का अच्छा। शुक्र है वापस आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, जबरदस्त। जी और जी देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट और इसके पीछे क्या हिकमत है इन चीज़ों की हमें वाकई समझ नहीं आ रही होती, और ऑब्वियसली हम इसके हवाले से काम करते भी नहीं दिखाई दे रहे होते तालाब, और हम खूबसूरती के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, बट किस तरीके से ये फ्लड को की रोकथाम में काम कर सकता है, सो वो भी हमारे सामने है। अच्छा, कब तक इसकी लाइफ होती है, तालाब को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, कि कब तक, या फिर ये खुश्क हो जाता है कुछ टाइम के बाद? बिकॉज क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं तालाब में और वैसे भी पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। जी जी। अच्छा, एक हमारा जो एक तालाब है उसमें 17,000 मिनिमम पानी स्टोर होता है ना, तो कुछ जगह हैं जहाँ पे 3 से 4 दिन में कंप्लीट ड्राई हो जाता है। इसका मतलब कि वो सारा पानी ज़मीन अब्जॉर्ब कर रही सही। है, तो Which is ये good. हमारे लिए, हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। अभी जितनी भी बारिशें हुई हैं मानसून की, तो इसमें 50% जो हमारे पॉन्ड्स हैं वो कोई 4-4, 5-5 दफ़ा भरे हैं और फिर खाली हो गए हैं, वो पानी सारा अब्जॉर्ब हुआ है। तो ये पानी वापस इन एनी केस हमें मिलना है। तो वो किसी भी चश्मे में, अब हो सकता है जो मेरे घर के पास तालाब बना हो तो वो पानी कहीं 10 किलोमीटर दूर किसी को मिल रहा हो, तो ये ज़ाया नहीं हो रहा। सो ये एक तो ये हमने अंडरस्टैंड करना। दूसरा, कुछ चीज़ें, कुछ जगह होती हैं कि जिनके वो हार्ड रॉक्स होती हैं नीचे, प्लस मिट्टी की टाइप्स ऐसी होती हैं कि वहाँ पे पानी ज़्यादा देर रिटेन रहता है, तो वो लोकल कम्युनिटी और यूटिलाइजेशन हो जाती है यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो ये हमारा किसी भी सूरत में इसमें लॉस नहीं है ना, ये विन विन सिचुएशन है। साथ में आप लाइफ की बात कर रहे हैं तो ये डेकेड्स चलते रहते हैं। सही। अब एक दफ़ा बन गया ना, तो अगले साल कोई 1 घंटे में उसकी सारी जो मिट्टी उसके अंदर गंद आएगा तो वो निकल जाएगा। अच्छा। सो ये इतना क्या ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में फीजिबल है? अच्छा, शहरों में हमने जो शुरू किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम बाराको उलूम इस्लामी के अंदर हमने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाया, क्योंकि यहाँ पे लैंड उस तरह से अवेलेबल नहीं ना। तो वो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों लीटर पानी हमने उस मदरसे का वापस दिया है। तो उनका जो 6 ड्राई बोर थे उनमें से एक बोर अब 6 घंटे चल रहा है, जिसमें एक मिनट भी पानी नहीं चलता था। तो ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस शहरों में यही है कि हम उस तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाएं, कुएं बनाएं। तो यहाँ पे जितनी बारिश होती है, आप इस्लामाबाद में देखें तो डूब जाता है इस्लामाबाद या रावलपिंडी। तो वही पानी अगर हम अपने जो खुश्क बोर हैं या जिन बोर के अंदर पानी कम है उनको देना शुरू कर दें, तो हमारा एक कतरा भी पानी का समंदर में नहीं जाएगा। तो ये हमारे सदियों हमारा पानी नहीं खत्म होगा। अच्छा, इसमें आपने स्टडी कैसे किया इसको कि अच्छा तालाब बनाने और उसका ये इम्पैक्ट, कहीं पर क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी या आपने इसको खुद डिज़ाइन किया? वो कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर के बाद आपने देखा कि अच्छा इसका ये फ़ायदा हो रहा है। मैंने कई दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे भी, मेरी वालदा पानी लेने जा रही थी दिसंबर में, तो वो गिरी हैं, उनको चोट लगी, तो मैं गाँव गया, तो वहाँ जाके देखा तो इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से ये आइडिया मेरे जहन में आया कि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। 2 ही हल थे, या तो वाटर अपलिफ्ट करें, और अपलिफ्टिंग के लिए भी जब पानी नालों में होगा तो तब होता है। सही बात है। तो फिर एक ही हल बचता है। तो और दूसरा इसका जो साथ साथ पैरेलल जंगलात को बचाना है और नए पौधे लगाने हैं, जो कि 80,000 पौधे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने, मैं अभी समर ब्रेक में लगा के वापस आया हूँ आज़ाद कश्मीर में जी। तो जो जंगलात की आग है वो बचानी, ये सारी चीजें ना अब इन्वायरमेंट को एज अ होल हमने समझना। 80,000 पौधे, जी मैं जी थोड़ा सा इस पे फोकस जरूर करना चाहूंगी। वाकई हम एक पौधा नहीं लगा रहे होते हैं, बड़ी हमारी बदकिस्मती भी मैं कहूँगी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कहूँगी कि हम तो अपने घरों में भी ग्रीनरी को नहीं प्रमोट कर रहे होते, कि कहीं छोटी सी स्पेस हो और उसको आपने खूबसूरत सजाया हुआ, और इस चीज़ को भूल जाते, हम कहते हैं अच्छा जी ये डालो, तरपाल डाल लो जी, ग्रीन कपड़ा डाल लो जी, हम धूप से बच सकें, हम गर्मी से बच सकें। एट द सेम अगर आप ग्रीनरी होती है इर्द गिर्द अगर देखा जाए, और आपने अगर दरख्त लगाए हुए हैं तो वो वैसे ही आपको एक तो छांव दे रहे होते हैं, और वो घर, वो साइड, वो बड़ी ठंडी होती है, और ऑक्सीजन, बीमारियां कितनी कम होती हैं, इसकी रियलाइजेशन हम लोगों को नहीं होती। बट 80,000, आप बताइएगा कि कम्युनिटीज को आपने इन्वॉल्व किया साथ, क्या प्रोसेस था, हर कोई कैसे कर सकता है ये? अच्छा, जहाँ पे आप कह रही हैं कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है, तो मैं भी एक इंडिविजुअल निकला था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लाइक माइंडेड लाखों की तादाद में मेरे साथ हैं। तो ये सोच के कि मैं अगर कोई काम करूं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है।
सो हमने ना अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज करना है। मैं तो बल्कि एक रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशल कि जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको चाहे गवर्नमेंट या इदारे पे करें जिस तरह एडवर्टीजमेंट के लिए, वो माहौल के ऊपर आके वीडियोस बनाएं। कोई कचरा उठा रहा है, कोई दरख्त लगा रहा है, कोई बचा रहा है, कोई माहौल को बचाने के लिए कोई तालाब बना रहा है। सो थोड़े थोड़े पैसे दे के उनको चलें जो एडवर्टीज करें, हालांकि ताकि आई थिंक ठीक है वो एक एलिमेंट अपनी जगह, लेकिन कंटेंट क्रिएशन अगर इस अंदाज से हो कि आप रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन करें, तो आपको नो मैटर व्हाट नीश यू आर वर्किंग विद, चाहे वो आप फूड के उसमें करें चाहे फैशन में करें, एक ऐसी रील या अपनी रील में एक ऐसी बात या एक ऐसा विजुअल अगर आप लगा दें जिसमें प्रमोशन हो जाए कि ग्रीनरी, लेट्स मेक पाकिस्तान ग्रीनर एंड बेटर, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये तो हमारी एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें करना चाहिए ये। जी। तो अभी जब हम आज़ाद कश्मीर में हमने ये जो प्लांटेशन की है, तो कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा वो मोबिलाइज और इतनी चार्ज थी कि मुझे तो ये खतरा था कि मैं अब यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा। ओके। इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे माशाल्लाह। पौधों के लिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक कामयाबी और सक्सेस है, और उसमें अब हम जितने मैक्सिमम पौधे दे सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नादरन एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़, तो वहाँ पे नर्सरीज नहीं है, पौधे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बड़ी मुश्किलात हैं। और अब हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने छोटी छोटी कमेटीज़ बनाना शुरू कर दी हैं अपने जंगलात को बचाने के लिए। तो ये ये हमारी वैसे बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, बिकॉज मैंने जितना वहाँ पर देखा है आज़ाद कश्मीर में, मैंने यही देखा है कि क्योंकि जाहिर है वहाँ पर गैस तो नहीं है, सो ऑब्वियसली सिलेंडर्स का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने, और वहाँ पे जाहिर है बिजली भी सस्ती है, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी वहाँ पे अब चलना शुरू हो गए। बट एक बहुत तवील अरसे तक हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ जंगलात की कटाई होती रही है। जहाँ तक कोई भी जाता था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, देयर इज नथिंग, और लोग जाते हैं वहाँ पर जाकर दरख्त काटते हैं। और दरख्त काटना सबको याद है कि लकड़ी उधर से लेनी है, उस लकड़ी पर खाना पकाना है, लेकिन किसी को ये इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो उस दरख्त काटा है उसकी जगह दूसरा दरख्त भी लगाना है हमने। ये रियलाइजेशन मैंने नहीं देखी थी, बट ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अब आपने बताया कि कम्युनिटीज़ खुद जो है वो इतनी चार्ज थी कि आपको मुश्किल होना शुरू होगी वहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो हम कहते हैं ना डिस्कशंस का क्या फ़ायदा होता है, कैंपेन्स का क्या फ़ायदा, तो ये फ़ायदा होता है, माइंडसेट चेंज होता है लोगों का, और ये पॉजिटिव साइन है। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स जो है, इस तरह के डिस्कशंस हैं जो कि माइंडसेट चेंज करती हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा उस्मान साहब, यूं तो कई बार इस पर बात हुई या फेसबुक पे बताते भी हैं, लेकिन जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, जिस जिस इलाके में भी कैंपेन हो रही होती है, तालाब पे मैं गिना आऊँगा, कितना तालाब जो कि आप पे करते हैं, एक तो है कि आप उस कम्युनिटी का फ़ायदा कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप उन्हें पे भी कर रहे होते हैं कि हम आपको ये पे करेंगे, बस आप एक तालाब बनाएं। थोड़ा सा इस प्रोसेस को प्लीज़ बताइएगा। हम 8,000 रुपया पे करते हैं, और पे क्यों करते हैं, जस्ट इन्वायरमेंट की एजुकेशन ताकि हर घर तक पहुंचे। तो 8,000 में 20 फुट लंबा तालाब, 10 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा, तो ये टोटल इसमें जो कैपेसिटी पानी की वो 17,000 लीटर। और साथ में ये भी कहते हैं कि प्लीज़ इसको 5-7 फुट अपनी तरफ से भी ऐड कर दें, बड़ा बनाएं, क्योंकि आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो वो पूरा प्रोसेस ये होता है कि मुझे फिर व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाती है सारी इंफॉर्मेशन, वीडियो भेजी जाती है, ताकि कोई भी कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि कोई बना बनाया तालाब मुझे भेज दे। तो पूरा फिर 2-2 घंटे बाद वो मॉनिटर हो रहा होता है कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, कौन कर रहा है। तो उससे पहले सारी जगह देखी जाती है कि कहीं पे कोई लैंड स्लाइडिंग वाली जगह तो नहीं है, या पानी का बहाव कहाँ से तेज़ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम। अच्छा, और ये किसी भी इलाके में या सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए ही है? ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसमें मरी है, नथिया गली है, आज़ाद कश्मीर है, मानसरा, एबटाबाद, तो ये हम कोई भी कर सकता है जिसको लगे कि यहाँ पर तालाब बन सकता है, और वो लोग अप्रोच आपको कर सकते बिल्कुल। हैं। आप अपना कोई इंस्टाग्राम या कोई आप अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सो दैट अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से जो लोग आपको रीच आउट करना चाहें, बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है, और हर कम्युनिटी में अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है इसका फ़ायदा जो है वो हम सबको होगा। टीचर उस्मान, जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उसमें यूट्यूब क्योंकि डेडिकेट किया हुआ है, जो भी अर्निंग आती है उससे, तो वो भी हम तालाब मुहिम पे लगा रहे हैं। सही। और बड़ी बड़ी झीलें बनाने में, तो जो भी वो देखेगा तो वो एक सदका जारिया का पार्ट बन रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो वो खुद से बना के मुझे भेजें कि हमने ये बनाया, तो मैं उसको आगे फर्दर अपनी मुहिम में ऐड कर दूंगा। तो ये जब तक उसमें एक कतरा भी पानी का रहेगा तो वो उनको सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सवाब भी।
एट द सेम टाइम जिस तरह हमने आगाज़ में बात की कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हम सब बेयर कर रहे हैं, तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड वेरी राइटली सेड कि वो बड़े डैम्स का बनाना, उनके लिए फंडिंग एंड एवरीथिंग, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ऐसे में अपने तय हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं, 10 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा और 3 फुट गहरा अगर बना लें तालाब आप, तो उसमें 19,000 लीटर 17,000 लीटर उसमें पानी आप स्टोर कर लेते हैं। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है कि वो आपके ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जाता देख रहे हैं। अगर रॉक्स हैं, कोई ऐसी मिट्टी है और वहीं रहता है तो मवेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ के अदरवाइज भी पानी एक स्टोर हुआ है तो ये इस्तेमाल आ जाता है। अच्छा, ऐसे में ये जो तालाब के बाद जिस तरह सबीन ने भी कहा उसकी लाइफ एंड एवरीथिंग, सो क्या आपकी कोई टीम है जो मॉनिटर भी करती है, अच्छा वो तालाब है, कायम है, चल रहा है, कोई उसमें चैलेंजेस भी आते हैं जिसको आप फिर गाइड करते हैं लोगों को, अच्छा यहाँ पर ये चैलेंज है तो इस लेट्स डू दिस? ये अब लोग अल्लाह का शुक्र है खुद ही कर रहे हैं ना। वो ऑन करते हैं कम्युनिटीज़, अब लोकल जो तंजीमें हैं, वेलफेयर तंजीमें, तो अब मेरी मुहिम का ये पार्ट है कि आपने अगर बनाया या नहीं बनाया, आप उसे देखते भी हैं तो तब भी आप उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो लोग फिर इंटरेस्ट लेके देखते हैं, मुझे बताते हैं, तो कहीं पे कोई चीज़ होती है तो उसको मैं अच्छा, कितना फ्रीक्वेंटली आप लोगों को फंड कर लेते हैं और कितना फ्रीक्वेंटली आप देख रहे होते हैं कि आपके सामने तालाब बन रहे होते हैं? देखिए, मैं तो इधर हूँ ना, इस्लामाबाद में। जब मैं उधर होता हूँ तो मैं जाके देखता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें हर वक्त ही मैं देख रहा होता हूँ, मेरे पास सारा डाटा आ रहा होता है तो थ्रू व्हाट्सएप। तो उसके ऊपर हर चीज़ और हर जगह पे लोग मौजूद हैं जिनको मैं अगर इमीडिएट कांटेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसी वक्त ले लेता हूँ। अच्छा उस्मान साहब, सोशल मीडिया की जिस तरह आपने बात की, क्या रिस्पांस वहाँ पर मिल रहा होता है? ज़ाहिर है जब आप जाते हैं कम्युनिटीज़ में तो वहाँ तो एक डिफरेंट लोगों का रिस्पांस भी होता है, बट क्या, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं ना, अगर जिसमें आपने जिस तरह कंटेंट क्रिएशन की बात की है, लोग कहते हैं हम इस तरह का कंटेंट इसलिए भी नहीं बना रहे होते क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, हमें इसका फ़ायदा नहीं है, यूट्यूब से अर्निंग नहीं होगी या हमारी रीच नहीं बढ़ेगी, हम क्यों बात करें इस बारे में। हाँ, उन्हें जेंडर चेंज करके वीडियोस बना के सिर्फ रील्स बनाने का शौक है और कंटेंट बनाने का और व्यूज लेने का। आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज। यस। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में करना चाहिए। अब देखें, दो चीज़ें। एक चीज़ हमने ये देखनी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो जो गन दिखा के, मैं आई एम सॉरी कहना पड़ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ देम गन दिखा के और हमारी जो आने वाली नस्लें उनकी तबाही करके अपनी जेबें भर रहे हैं करोड़ों रुपया। मैं तो उसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूं। सो आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लें, मुझे 4-5 साल लगे हैं 15,000 वीडियोस बनाने। कभी दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ कि कोई वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा, और इवेंचुअली आज ये होता है कि दोस्त मेरे जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि वीडियो कब आएगी। तो एक ट्रेंड सेट करना है हमने, और जो दूसरे वाला ट्रेंड है उसको पीछे छोड़ना है। इसके लिए मैं तो एक और कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स को इकट्ठा करके उनको पे करके अपनी मुहिम से, और उनको मैं इस तरफ लेके आऊं। नहीं, एक पे करके क्यों, अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मतलब अब लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ एक्ट्रेसेस सामने आती है, वो कहती है जी हमसे क्यों डिमांड किया जाता है कि हम सोशल इश्यूज पे बात करें या हम इस तरह की कैंपेन्स रन करें, हम एक्टर हैं, हम, ठीक है आपकी अपनी चॉइस है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी हम बात कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने आपको फेम दिया है, ये मुल्क जिसने आपको फेम दिया है, सबसे बड़ी बात ये हमारा मुल्क जिसने आपको फेम दिया है, तो आपने भी पे बैक करना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फेम की हद तक नहीं है, हम सबके ऊपर कहीं ना कहीं। आपके अगर 100 फॉलोअर्स भी हैं, मैं कहूँगी अगर 50 फॉलोअर्स भी हैं, वो 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो 50 लोगों में से 10 लोग भी अगर कोई इस तरह का स्टेप ले रहते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें आपने अपना रोल अदा कर दिया, तो ये एक बड़ी बात होती है। एब्सोल्युटली। तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए, और वो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स जो कि ये करते हैं तो लेट्स अप्रिशिएट देम, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कर भी रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने भी कहा कि बहुत से लोग नहीं कर रहे होते, या वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका उस तरह से फ़ायदा नहीं है, तो हम डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं कि ताकि थोड़ा समझें, हम एज अ नेशन हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ठीक है वो पैसा कमाना या व्यूज़ एंड एवरीथिंग वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे पहले मुल्क है, इसका इमेज है, बच्चों की तरबियत के पर्सपेक्टिव से आप देख लें कि जो कंटेंट आप क्रिएट करें आपको मालूम होना चाहिए कि उसका मीनिंग पर्पस क्या है उसका, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जिम्मेदारी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ प्लीज़।
एक चीज़ ये है कि हम बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी अल्लाह को जवाब देना है, हमने अपने हर एक्शन का ना। बिल्कुल। तो अगर मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ या क्रिएट करता हूँ जिसका बुरा असर पड़े किसी के ऊपर और वो उस राह के ऊपर चल पड़े, तो ये जिस तरह सदका जारिया लिखा जाता है, तो इसी तरह वो गुनाह भी फिर ऐड होते जाते हैं। जितनी भी नस्लें वो देखेंगी या वो उनके ऐड ऑन होता जाएगा, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डे ऑफ जजमेंट ऐसे क़यामत ही के है, दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ भी हमें रियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि तबाही तो माहौल की हो चुकी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने ये बचाना तो भी है। जितना बचाना बचा है। सकते हैं और जिस हद तक हम उसको रिस्टोर Revive, कर जी। सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि अब तो हो गया खराब, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है और हम में से हर कोई बहुत कुछ कर सकता है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। ज्यादा लोगों को नहीं बता सके या 2-4 फ्रेंड्स और कैसे वो होता है, कुछ लोग होता है नहीं रख पाते पेट में बात। आई एम वन ऑफ दोस्त बाय द वे, लेकिन आप कैसे इस और बारे ऐसे में? खानदान में बात रहती भी नहीं है। अम्मा नहीं अब्बा के सिर्फ अलावा अपने भी। बहन भाई अम्मी अबू तक थी और सही। उसके बाद 1-2 फ्रेंड्स को, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज कॉन्फिडेंशियल और वो न्यूज़ बनती इतनी बड़ी इसलिए Yes. क्योंकि एकदम से अनाउंस होता बिल्कुल। है, तो वो सबको अंदाजा था। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था पेट में रखनी ये बात सबके लिए, बट ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहली खातून क्रिकेटर थी। तो बस यही होता है कि जब एक कोई जाता है तो फिर इंशाल्लाह अगले लोगों का भी रास्ता खुलता है, उनके भी जहन में ये ख्याल आता है कि हम भी सर्व करेंगे तो ऐसा कुछ मिल सकता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि हमारी भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की होती है। हमारे मेल क्रिकेटर्स हैं वहाँ पर मौजूद, पर हमारी फीमेल क्रिकेटर्स में से उन्होंने मुझे चूज़ किया टू बी द फर्स्ट वन, तो मुझे बहुत ज़्यादा आई वाज वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ऑनर्ड। और देखें, बैरियर ब्रेक करना और हर चीज़ में आगे आगे होना और बाकी खवातीन के लिए जाहिर है वो बड़ी राह हमवार हो जाती है कि एक आपने एक रास्ता दे दिया और उसके बाद सब उस रास्ते के, जो हमने क्रिकेट में भी यही देखा माशाल्लाह से। और बस उसमें ये होता है कि ये चीज़ें आप कभी भी प्लान नहीं कर सकते, तो इस तरह के अवार्ड ये ज़रा हीलिंग किस्म का अवार्ड होता है कि आपकी 15-20 साल की जर्नी किसी ने रिकग्नाइज की कि हाँ उन्होंने भी देखा है। सो उस लिहाज से क्योंकि एट टाइम्स पाकिस्तान में हम लोग एक दूसरे को उस तरह से वो नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइजेशंस ख़ास तौर पर क्रिकेट में हम प्लेयर्स के साथ ज़रा बेहतर और कर सकते हैं चीज़ें। तो इंटरनेशनली जब आपको ऐसा रिकग्निशन मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जर्नी के जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थे, वो किसी ने रिकग्नाइज किया कि उसमें से तो आप देखिए, गुजरे। एक्नॉलेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हम हमेशा देख रहे होते हैं कि हम मेंस क्रिकेट को हमेशा प्रमोट ज़्यादा करते हुए हमने देखा है। वो भी हमारा खेल है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन 2025 में भी अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात कहनी पड़ी है कि अभी भी आप अगर कंपैरिजन करें तो हमेशा हम देख रहे होते हैं कि मेंस क्रिकेट को ही ज़्यादा प्रमोशन मिल रही होती है। बट ये एक वाकई एक ऐसा स्टेप था जिसने एक्चुअली एक बेस सेट की है बहुत सारी खवातीन के लिए, एंड स्पेशली एक माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की गई है कि देखिए नहीं, हमारी खवातीन भी किसी से कम नहीं है। अच्छा सना, वो मोमेंट पेरेंट्स का वहाँ पे होना, और हम तो वीडियोस में पिक्चर्स देख रहे थे जो आपने शेयर की थी, एंड ऑनेस्टली हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि देखिए ये ऐसा लग रहा था कि हर लड़की की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। पेरेंट्स का वहाँ पे होना, और एंड आई एम श्योर वो हमेशा ही बड़ा प्राउड फील करते होंगे। What was that moment? हाँ, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। ऑब्वियसली उन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ एक किसी और को वहाँ बुलाएंगे। तो पहले मैंने जब ये बात अम्मी अब्बू को बताई तो वो दोनों, अम्मी गई थी अब्बू को ले जाओ, अब्बू कह रहे थे अम्मी को ले जाओ। अच्छा। फिर दोनों ने कहा नहीं भाई को ले जाओ। अब लेके तो सबको जाने का दिल था लेकिन फिर मैंने उनको फिर आगे से लिखा आईसीसी को, मैंने कहा जी आप एक को तो आप कर रहे हैं, दूसरे काम खुद करेंगे, बट मैं दोनों पेरेंट्स आई कांट चूज बिटवीन द टू। तो उन्होंने दे वर वेरी अकोमोडेटिंग, उन्होंने कहा बिल्कुल आप बिल्कुल कर लें। सो फिर शुक्र है कि दोनों राजी हो गए, क्योंकि दोनों को परेशानी थी कि नहीं तो इसको ले जाओ इसको ले जाओ, तो बट शुक्र है कि दे वर बोथ देयर। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज जिस वक्त मैंने शुरू की तो उस वक्त स्ट्रक्चर्स और भी वीक थे क्रिकेट से रिलेटेड। तो जब तक माँ बाप की सपोर्ट ना हो, उनका साथ ना हो, मुझे याद है पहले कैंप में जब मेरी सिलेक्शन हुई तो अब्बू देखने गए थे कि कहाँ ठहरा रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ठीक जगह पे रख रहे हैं, नहीं रख रहे। सो पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, वो साथ साथ आपके उस जर्नी में शामिल होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो इसको एंजॉय कर सके लाइव वहाँ पर बैठ के भी। और अब थ्रू आउट योर जर्नी जब आप रिकॉर्ड बनाती रही माशाल्लाह, आप फील होता है कि अच्छा ये अकम्पलिशमेंट है, अब एक स्टेप पे आप पहुँचे हैं और सपोर्ट भी होती है, रिकग्निशन भी होती है।
फिर हॉल ऑफ फेम तक माशाल्लाह पहुंचना, उसके बाद भी सफ़र रुका नहीं है माशाल्लाह। हम अभी तो तस्वीर दिखाएंगे भी आपको, लॉर्ड्स का मैदान है और वहाँ पे बेल रिंग भी आपने की है माशाल्लाह, दैट्स अगेन एन अचीवमेंट। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। किसी भी क्रिकेटर को एक बार ये ऑनर दिया जाता है। तो वो जब मुझे ये हॉल ऑफ फेम अनाउंस हुआ, अभी शायद पता भी नहीं था एमसीसी को। एमसीसी ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया था, तो साथ उन्होंने फिर आईसीसी ने पूछा कि हैव यू एवर रंग द बेल। मैंने कहा नहीं, आई हैव नेवर। तो उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इसमें कोई पूछने की बात नहीं। लॉर्ड्स इज द मतलब मोस्ट हिस्टोरिक ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो बस फिर जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा ज़रूर। तो फिर थोड़ी नर्वसनेस थी, क्योंकि उसमें आपको 5 दफ़ा बजानी होती है और उसमें गलती नहीं हो सकती और कोई रिहर्सल नहीं होती। तो वो मुझे ये था कि सही से उसको मैं करूं, बट इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट। आइसिंग ऑन द केक था कि 2 दिन पहले ही आपको हॉल ऑफ फेम मिला एंड देन यू आर एबल टू डू दैट। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान, कोशिश मेरी यही थी हर जगह ग्रीन पहन के जाऊँ ताकि नजर आ रहे हैं, मेरा मुल्क रिप्रेजेंट होता रहे साथ साथ। तो पूरा उसको प्लान उस तरह से करके गए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि एग्जीक्यूट भी हो गया। और फिर ये पाकिस्तान जब वापस आई भी हैं और उसके बाद भी हम देख रहे हैं पीएम से मुलाकात भी माशाल्लाह आपकी हुई है, अदरवाइज भी हम देख रहे हैं सेलिब्रेशन चल रही है, इट्स स्टिल ऑनगोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इतने खुश हैं, और बंदे को फील होता है जब कोई आपके लिए जेन्युइनली खुश होता है। तो सारे पाकिस्तान का इसी तरह का एक मुझे रोड पे रोक के लोग गाड़ियाँ रोक के मुबारकबाद, अननोन लोग मुबारकबाद देते। तो वो बड़ा मज़ा आता है कि हमारे मुल्क में एक्चुअली एक चीज़ जो सबने रिलेट की, जो सबने फील की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ही चोज़ मी फॉर दिस। बट बस आगे अल्लाह करे कि इसको हम ऑनर भी मैं खुद भी कर सकूं और कोई ऐसा काम और मजीद करूं जिससे पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन। थोड़ा सा अगर मीटिंग के बारे में शेयर कर सकें, पीएम साहब से जो मीटिंग हुई, कोई ऐसी बात जो आपने की हो कि अच्छा चीज़ों को इस तरह से और बेहतर किया जा सकता है इन वुमेन क्रिकेट? बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा सीएम थे जिस वक्त हम लोग गोल्ड मेडल जीत के आए। तो 2010 2014 में दोनों दफ़ा टीम को रिसीव किया था इन्होंने लाहौर में। तो ये तीसरी मुलाकात थी। तो जब हम मिले तो मैंने उनको याद कराया, मैंने कहा सर ये आप 3rd टाइम मुझे रिसेप्शन दे रहे हैं। तो खुश हो रहे थे। ऑब्वियसली वो अपने क्रिकेट के किस्से हमेशा सुनाते हैं, वो उन्होंने बताया। और उसके बाद बात मेरी यही हुई थी कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमीज़, उनका एक होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर ग्राउंड है तो उस पर पहली प्रेफरेंस सीनियर मेंस टीम को, फिर अंडर 19 और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और ख़ास तो हमारी कल्चर भी ऐसा है कि माँ बाप इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो नहीं चाहते कि शायद इस एज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि अगर ऑल वुमेन फैसिलिटी हो तो वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर की थी कि आप देखें कि हम ऑल वुमेन फैसिलिटी स्पोर्ट्स की कैसे उसको बना सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और इस तरह की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि थोड़ा हौसला मिले हमारी बच्चियों को भी, जो कि क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में ज़ाहिर आगे जाना चाह रही होते हैं। अच्छा सना, कोई फ्लैशबैक आए होंगे उस टाइम पे, कोई मेमोरीज आई होंगी कि फर्स्ट टाइम जब बैट पकड़ा था? हम ब्रेक में भी जिस तरह से बात कर रहे थे इसमें, फर्स्ट टाइम जो है बैट पकड़ा हो, और ऑब्वियसली स्कूल मेमोरीज आपकी होती हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर करें हमारे साथ। फर्स्ट टाइम बैट तो बहुत ही छोटी उम्र में पकड़ लिया था। आई थिंक 3 या 4 की थी मैं, जिस वक्त बैकयार्ड क्रिकेट जो होती है ना, भाई खेल रहा है तो साथ। तो पहली मेमोरी तो मेरी गिलगित की है कि मुझे याद है मैंने बैट उठाया था। अब किया क्या था उसके बाद ये याद नहीं है। बट वो मेरी मेमोरी गिलगित की है। अब्बू मेरे आर्मी में थे तो हम मूव अराउंड करते रहे। फिर टेक्सिला में मुझे याद है एक मैंने ज़बरदस्ती टूर्नामेंट करवाया था लड़कियों का कि भाई क्रिकेट हमने भी खेलना। तो एक फिर 5th-6th क्लास में मुझे याद है कि हमने पहले एक लड़कियों का एक मैच किया। उसके बाद जब सबने देखा वहाँ पर तो एक 9th और 10th के लड़कों का मैच हो रहा था। तो उधर टीम में लड़ाई पड़ गई कि इसको हमने अपनी टीम में रखना है। तो 9th और 10th में से एक टीम में मैंने खेला था लड़कों की। तो वो मेरी एक मेमोरी है जो ग्राउंड में प्रॉपर मैंने मैच खेला था। यानी देखिए लड़कों की वो टीम भी आपके बगैर नामुकम्मल थी। बिल्कुल, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स के थ्रू बड़े बैरियर्स टूट जाते हैं ना, आपको फिर एज ए क्रिकेटर देख रहे होते हैं सब। तो काफ़ी उसको भी इंजॉय किया था मैंने, सीनियर्स के साथ खेलना उस वक्त। सो वाई स्पिनर, ये आपको लगता था कि आपका टैलेंट ऐसा है? नॉर्मली हम देखते हैं ना सब बैटिंग की तरफ रुझान ज़्यादा होता है क्रिकेट, वाई स्पिनर? वो तो एक्चुअली में बस अल्लाह मियां ने ज़बरदस्ती मुझे बना दिया था। आई यूज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर। इनिशियल जो मेरा डेब्यू हुआ था एज इन स्विंग बॉलर हुआ था। तो मुझे वकार यूनुस का रन अप और एक्शन बड़ा पसंद था। फुल कॉपी उसको मैंने किया, पर फिटनेस नहीं थी पीछे
तो मेरी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बैक में पहले साल में ही। तो वो इंजरी इतनी बड़ी थी कि आपको एक्शन रीमॉडल करना पड़ता है, बट शुक्र है कि थोड़ी स्पिन भी आती थी, बैटिंग भी आती थी। ठीक। तो फिर नेट्स में एक दिन स्पिन करी थी तो कोच ने कहा कि इसको क्यों नहीं ट्राई करती, क्योंकि उस वक्त मेरी फास्ट बॉलिंग का रीमॉडल नहीं हुआ था एक्शन, और हम जा रहे थे इंडिया का टूर करने। राइट। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तब जब जरूरत पड़े तो तुम स्पिन भी कर लेना। मैं कहा ठीक है, मुझे तो आती है स्पिन, मैं कर लूंगी। Okay. तो बस फिर वहां से 1-2 विकेट्स मिलनी, उन्होंने कहा बस ठीक है इसी पे चलते रहो बस। फिर और आपको इसका मतलब कोच भी बड़े अच्छे मिले स्टार्ट बिल्कुल में, because कोचेस भी अच्छे मिले, और वो बात है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह ना प्लान वो ट्रेन कर रहे होते हैं। हम लोग सुबह में सारा वक्त जब खेलते थे क्रिकेट टेप बॉल से, तो मैं फास्ट बॉलिंग करती थी, फिर मगरिब की ब्रेक होती थी, सब नमाज पढ़ने जाते थे, और उसके बाद वापस आते थे तो एक स्ट्रीट लैंप होता था अच्छा स्ट्रीट में, तो उसके नीचे फास्ट बॉल तो नजर नहीं आता था रात में, तब हम स्पिनर बन जाते थे सारे। तो कभी मुरलीधरन, कभी शेन वॉर्न का एक्शन कॉपी करके, तो वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब मुझे आती थी, बिकॉज फिर हम रात 9 बजे तक तब वो खेलते थे एज स्पिनर्स। अच्छा सो वो ट्रेनिंग हुई थी कि मुझे सीखना नहीं पड़ा कि मैंने दूसरी तरह की बॉलिंग कैसे करनी है, वो आती थी बस शुरू से। ओके, तो खुद नहीं, ही जब अपनी जब खेला practice- कि बस आउट किया आपने। अच्छा वैसे कितने विकेट अभी हमारे पास जो लिखी हुई है वो T20 इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो उसमें 240 विकेट जो हैं वो हमारे पास लिखी हैं, नहीं, करेक्ट नहीं, करें? 240 ऑलमोस्ट मेरे मैचेस हैं। Okay. हाँ जी, T20 में अराउंड 89 टाइप विकेट्स होंगी, और वनडे में 151 है। तो टोटल शायद ये जो आप फिगर कह रही हैं शायद दिस Total overall. हाँ जी जी। ढेर सारी विकेटें ली। अरे भाई हम तो यही कह रहे हैं पर ढेर सारी, और तकरीबन हम लगा देते हैं उसमें भी अच्छा And it's खासा हम ongoing बैलेंस process हो ना, जाता है। you never know। अभी भी खेलती हैं वैसे अभी भी? बहुत कम, पिछले साल तक थोड़ी सी लीग क्रिकेट खेलती, इस साल भी ऑफर हुई थी पर टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाती, तो फिर मैंने माजरत कर ली। लेकिन ऑब्वियसली दिल करता है कभी कभी, बट उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इतना कल्चर नहीं है हमारा क्लब क्रिकेट का, तो अनलेस यू आर प्लेइंग ऑन द वीकेंड्स, तो फिर पूरे साल में कम्पिटिटिव टूर्नामेंट के लिए तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। ये वाकई मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बात आपने पीएम साहब से भी की, जो बात बड़ी वैल्यूएबल भी है कि अच्छा उस लेवल पे हमें वुमेन ओनली फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ना, ताकि ज़्यादा बच्चियाँ आ सकें और पेरेंट्स भी ज़रा कंफर्टेबल होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कितने कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो विल है, और ये परसेप्शन के लड़कियों पे हम स्पोर्ट्स में पैसा क्यों लगाएं, ये जो परसेप्शन है इसका टूटना बड़ा ज़रूरी है। अब बहुत सी लड़कियों ने प्रूव कर दिया, क्रिकेट के अलावा भी, चाहे माउंटेनियरिंग देख लें आप, और कोई भी स्पोर्ट उठा लें, कराटे देख लें, और भी बहुत सी डिफरेंट स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में हमारी लड़कियों ने इतना अच्छा नाम बनाया। तो ये सोच को सबसे पहले ख़त्म करना है कि हाँ उनके ऊपर हमने पैसा लगाना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। एक तो ये चीज़ है। वुमेन ओनली फैसिलिटी में इसलिए मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि जितना इंटरेक्शन होता है लड़के लड़कियों का इकट्ठे एज ग्रुप लेवल पर, अंडर 15 पे, उतनी दोनों की गेम इम्प्रूव होगी। लेकिन हमारे कल्चर को सामने रखते हुए अगर हम ऑल वुमेन फैसिलिटी बनाए तो ज़्यादा तादाद में बच्चे आ सकेंगे, बच्चियाँ आ सकेंगी, और उसमें फिर ऑब्वियसली बजट के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। बहुत से फीमेल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं होते, या स्पोर्ट्स टीचर्स को उन्होंने एक हायर किया है स्पोर्ट्स टीचर, वो कितनी स्पोर्ट्स खिला लेंगे और कितनी क्लासेस को। सो स्पोर्ट्स टीचर्स, अच्छे स्पोर्ट्स टीचर्स पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू आप लीडरशिप सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू आप एक टीम का हिस्सा बनना। आप लोग जैसे अब एक शो पूरा रन करते हैं, उसमें आप एक टीम का हिस्सा हैं, तो ये आपको सीख सकते हैं आप स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत यंग एज से कि एक टीम का पार्ट कैसे बना जाता है। तो बहुत कुछ है जो आप स्पोर्ट्स आपको सिखाती है। तो आई थिंक ये लड़के लड़कियों में बिल्कुल किसी डिस्टिंक्शन के बगैर सबके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते है ना। माइंडसेट अभी बदल चुका है या मजीद ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है? बट जब आपने शुरू किया था ज़ाहिर है तब तो बिल्कुल ट्रेंड ही नहीं था कि लड़कियां ग्राउंड में जा सकती हैं, लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं। बट ऑब्वियसली जिस तरह हमने देखा कि लड़कियां आगे आई और बड़ा नाम उन्होंने कमाया और पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। क्या अब भी बहुत सारे इलाकों में आज भी देखा जाए तो माइंडसेट का भी इशू है? माइंडसेट का इशू है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। हमारी इस जनरेशन ने बहुत बेहतर किया है। बहुत से वालिद, बहुत से भाई खुद आते हैं कि जी हम अब चाहते हैं कि हमारी किस तरह से टीम में जाना है। बहुत सी वालदा जो आती हैं वो आके कहती हैं हम चाहते हैं हमारी बेटी खेले। तो एक माइंडसेट ज़रूर बदला है कि काम कोई भी हो, आपका तरीका बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको करेंगे कैसे, आप अपने आप को उसमें कैरी कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा बदला है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पर अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बाकी है। बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं जहाँ पर वो जेंडर स्टीरियोटाइप किया जाता है रोल्स को,
तो अभी काम काफ़ी बाकी है क्योंकि हम ऐसे हमारा कल्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कल्चर को बीच से निकाल दें और वैसे हम जो हमारा रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए, उसमें अगर देखा जाए तो हर कोई अपना अपना काम करना सबके लिए ज़रूरी है। हर बंदे को हर तरह का काम करने आना चाहिए। तो जब हम उस लेंस से देखें तो अभी बहुत सी ऐसी गुंजाइश है जो कि हम और अपने माइंडसेट्स को बेहतर कर सकते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां और ले सकते हैं हर एज अ सोसाइटी। तो आई थिंक उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा काम होने और उसके लिए मेरा ख्याल है एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी कैंपेन हो सकती है अवेयरनेस की। हम जिस तरह टीवी की बात कर रहे होते हैं या एड्स की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, मीडिया डेफिनेटली एक मीडियम है जिसके थ्रू हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। और हो भी रहा है, बने भी हैं, ड्रामाज भी बने, क्रिकेट पे भी बने, बाकी भी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बट ज़ाहिर है आपने बड़ा दुरुस्त कहा, वो कल्चरल कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान में हर लिहाज से। और जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं ना, अब आप लोग भी हम लोगों को बुला के और लोगों को बुला के जब शो करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे भी बहुत लोगों का हौसला माइंडसेट बढ़ता है। बदलता है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी बच्चियां जो शायद ये सिर्फ सोच रही होती हैं अभी कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, वो आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगी, वो और ज़्यादा मेहनत करेंगी, और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। दैट्स वेरी ट्रू। सना, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या सोचती हैं, क्या करना है? अभी कुछ पता, अभी तो उसी में सोक इन कर रही हूँ। तो सच्ची बात है, कभी आप बुला लेते हैं, कभी कोई और बुला लेता है, टाइम नहीं मिल रहा कुछ और हाँ, करने का। तो और फिर मेरी फैमिली भी आई हुई थी बाहर से, तो वो भी हम इकट्ठे थे। बहन मेरी आई हुई थी और अम्मी अब्बू भाई सब हम लोग इकट्ठे थे। तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है कि अब मैंने सोचना है कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो इंशाल्लाह यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो माइंडसेट पे हम बात कर रहे हैं या फैसिलिटीज़ पे बात करें कि उसके ऊपर एडवोकेसी होती रहे, उसके ऊपर काम होता रहे, ताकि जो हमारी 50% से ज़्यादा एक पॉपुलेशन है उसको भी खड़ा करने का मजीद कोई प्लेटफॉर्म हमें मिलता रहे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सोच। और आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन सना से इंस्पायर भी हो रही होंगी। सना जैसी और बहुत सारी ख़वातीन जो आगे बढ़ रही हैं, उनसे इंस्पायर होकर खुद भी आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सना, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और हमने बड़ा सेलिब्रेट किया। हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं आपको भी और आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन को जो कि आगे बढ़ती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। अच्छा, आज आप हमें व्हाट्सएप भी करें, हमें ज़रूर बताएं आपका क्या शौक है। क्या आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है जो कि हम शेयर कर सकते हैं और वो हम आज आपके शहर, आपके नाम के साथ जो है आगे अपने सेगमेंट में ज़रूर शामिल करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अरे आओ सकीना, तुम तो ईद का चांदी बन गई। ये लो अपनी कमेटी। पिछली कमेटी तो इसकी पैदाइश पे ली थी, अब क्या इरादा है? आपा ज़ैनब का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ। मेरी बच्ची पढ़ाई में किसी से कमजोर ना हो। सोच तो बहुत अच्छी है, मगर ज़ैनब की जिस्मानी सेहत का तो कुछ करो। आपा, लेकिन इसको तो मैं अपना दूध बाकायदगी से पिलाती हूँ, जैसे डॉक्टर ने कहा था। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ नर्म ग़िज़ा भी देनी चाहिए, जैसे नर्म ताज़ा सब्जियाँ, फल, अंडे, सूजी, खिचड़ी वगैरह। खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी तुम खिला सकती हो, और अगर फिर भी कमजोर लगे ना तो साथ में इसे सूजी भी खिला सकती हो। वैसे तो हर ग़िज़ा के साथ देते रहना चाहिए। बस, तो फिर ये समझो, सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ही बच्चे के मुस्तकबिल की कमेटी है। तो फिर मुतवाज़न ग़िज़ा से सेहतमंद कल की पहल करो। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। कसम उस वक्त की। मार्के हक यौम आजादी पर PTV के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्के हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें।
मुंतखब मिले नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए PTV की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिले नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या PTV की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। यौम शहदाए पुलिस, जब हम इसकी बात करते हैं, बहुत सी तस्वीरें हमने आज आपको दिखाई हैं और कई तस्वीरें ऐसी हैं जो कि हम नहीं दिखा पाए। एक तस्वीर सीसा पिलाई दीवार है पाकिस्तान के लिए। जब हम बात करते हैं ना बुनियान महसूस किया, बात करते हैं सीसा पिलाई दीवार की, बैरूनी ख़तरा हो तो पाकिस्तान की अफवाज, और अगर अंदरूनी ख़तरात की बात करें, उन चैलेंजेस का जिक्र करें तो फिर पुलिस के जो डिपार्टमेंट है वो है सीसा पिलाई दीवार। सो आज चूँकि हम यौम शहदाए पुलिस की बात कर रहे हैं और ऐसे में जब हम अमन अमान की बात करते हैं, जब हम सिक्योरिटी की सिचुएशन की बात करते हैं, इनके रोल की बात करते हैं, तो हम सब के सामने आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है। कई गुमनाम सिपाही, कई गुमनाम अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए उसके अंदरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और सिर्फ जानों के नजराने की बात भी हम ना करें, अगर हम अदरवाइज भी बात करें, उनकी ड्यूटीज़, उनकी टफ ड्यूटीज़, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, सेल्फलेस होकर काम कर रहे होते हैं। सो आज हम उसकी बात भी करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इस दिन को ऑब्जर्व करना, कितना इंपॉर्टेंट होता है इसकी बात करना और कितना इंपॉर्टेंट है उनके रोल को अप्रिशिएट करना, रिकग्नाइज करना। सो आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ASP हैं मोहम्मद इंजमाम खान साहब, एज SDPO शहजाद टाउन सर्कल इस्लामाबाद में तैनात हैं, आर्म्ड फोर्सेज में भी रहे हैं और अब पुलिस जिन्होंने ज्वाइन कर लिया आफ्टर CSS, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आई एम वेल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आर्म्ड फोर्सेज एंड देन पुलिस, यानी एक यूनिफॉर्म पहले फिर एक और यूनिफॉर्म, तो ये स्विच कैसे? मेरे ख्याल में ये उस जज्बे की अक्कासी करता है जिसके लिए आज हम यहाँ पे ये दिन मना रहे हैं और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, और बड़ा एक अच्छा और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है इसका। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे होते हैं, इतनी टफ ड्यूटीज़ होती हैं पुलिस की, और उन मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ना और ऑब्वियसली अपने लोगों को, अपने मुल्क को के दिफा के लिए काम करना, बट एट द सेम टाइम हम ये देख रहे होते हैं कि रिकग्निशन नहीं होती उस तरह से। हमेशा हम अगर किसी घर में बैठे हों, किसी भी डिस्कशन में हो, हम हमेशा नेगेटिव कमेंट्स सुनेंगे। ये एज अ नेशन हमारा मसला है जो हम बात कर रहे हैं कि हम वो कुर्बानियाँ नहीं देख रहे होते, कितने सेक्रीफाइसेस हुए हैं, और कुछ तस्वीर जिस तरह से हमने दिखाई हैं और ऑब्वियसली बहुत सारी यकीनन हम नहीं भी दिखा सके। कितना मुश्किल होता है इन हालात में ड्यूटी करना? जिस डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक शेर कहूँगा कि हमारा खूब भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन पे जब बहार आए। और जैसे आपने कहा कि ड्यूटी टफ़ है, लेकिन इस टफ़ ड्यूटी के पीछे एक जज्बा होता है। जो भी पुलिस ऑफिसर है या जो भी शख्स है जो इस आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को पहनता है, वो जब इसको ज्वाइन करता है तो ये एक जज्बा होता है उसके अंदर कि वो खिदमत करे, मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत करे।
और इसको आगे लेके चले उस चीज़ के अंदर। वेरी ट्रू। थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डालिएगा, जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हैं और अंदरूनी चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या रोल रहा है पुलिस का, इफ़ वी कैन टॉक अबाउट दैट? बिल्कुल, इस मौके के ऊपर सबसे पहले तो हम उन माओं को बेसिकली सलाम करते हैं कि जिन्होंने इतने बहादुर बेटे पैदा किए, उन ख़ानदानों को, उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने प्यारों को जो है वो इसके अंदर खोया है। अगर बात करें तो पुलिस का हमेशा से एक बुनियादी और एक फ़ैसला कुन किरदार रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो जराइम के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हैं, चाहे वो जिस किस्म के भी ऑपरेशंस हैं। इसमें अगर हम बात करें, जो हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने लाजवाल दास्तानें कायम की हैं। और पुलिस चूँकि पब्लिक से है और इनग्रेस होती है पब्लिक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं आप सिचुएशन की, और बहुत ज़्यादा आपके पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी होती है चीज़ों की। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करना और इन तमाम नेटवर्क्स को जो है वो अनअर्थ करना और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना। और अच्छा, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स भी ज़ाहिर हम देखते हैं ना, तमाम इदारों का मिलकर काम करना, जिस आपने खुद भी कहा, समटाइम्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे होते हैं। ड्यूटीज़ बहुत लंबी लंबी होती हैं, ये हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। कुछ सिचुएशन में तो स्पेसिफिकली, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स नॉट एन 8 hour जॉब। मतलब इसमें तो बहुत लंबी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, तो आप ड्रेन नहीं हो जाते? वेल, ऐसा होता नहीं है। अगर हम पुलिस की या यूनिफॉर्म सर्विस की बात करें तो इट्स अ लाइफस्टाइल। ये कम्प्लीटली एक लाइफस्टाइल होता है, और आप इसके अंदर एक ढल जाते हैं इस चीज़ के अंदर। और जब आप ये लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपके जहन में फिर ये नहीं होता कि मेरी 9 to 5 जॉब होगी या जन आई हैव, तो आप बहुत सारी चीज़ों के सेक्रीफाइस डे 1 से कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है। आप देखते हैं कि ईद के मौके के ऊपर जब सारे अपने प्यारों से मिल रहे होते हैं, तो यही पुलिस के जवान होते हैं, यही कि जो मसाजिद के बाहर ड्यूटी दे रहे होते हैं, या वो तमाम वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं कि जिसमें जो है वो अमन व अमान और उस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें, जब आपने पहले दिन ये अहद किया है, और ये एक अहद वफ़ा है जो आखिर तक निभाया जाता है। जो एक शहीद है हमारा, वो जो पहले दिन अहद वफ़ा करता है, वो इसको आखिर तक निभाता है फिर उस चीज़ के अंदर। तो इसमें आप कह लें कि इट्स समथिंग बियॉन्ड के वो जज्बा, या वो इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी। आप इसको, हम इसको एज इबादत भी लेते हैं अब इस चीज़ को। और देखें, यही जज्बा है जो जिसकी वजह से हम सब बड़े प्रोटेस्ट, आपने बात की कि कितने अहम मौके होते हैं, कितने फेस्टिवल्स होते हैं, और हम सब, आप सिर्फ ईद की नमाज की बात करें, ईद की नमाज अदा की जा रही होती है, और आप देखें कि किस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डेली बेसिस पे जब हमें मिल रही होती हैं, बड़ा फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं कि ठीक है, ड्यूटी है, हम तो सेफ हैं, लेकिन हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते कि बाकियों की कितनी सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी किस तरह से ज़िंदगी हर तरह से मुतासर हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह से इंज़माम साहब ने कहा कि ये एक जज्बा है, तो इसमें शायद वो फीलिंग ही नहीं आती कि कुछ आपकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत सारी और चीज़ें। नहीं, वो मैं सवाल करूँगा, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, घर से मैसेज आता नहीं है आज क्यों नहीं पहुँचे घर, ये बड़ा मसला है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है सर। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इसके पीछे पूरी एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इस सपोर्ट सिस्टम के अलावा इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये फैमिलीज जिस तरह से, ये यूनिफॉर्म पर्सनल जिस तरह से बहादुर होते हैं, वो फैमिलीज भी उसी तरह से ही फिर उनको पूरा एक सपोर्ट होती है, एक सारी के सारी, क्योंकि विदाउट दैट इट्स, आई वोंट से इट्स पॉसिबल। ओके, अच्छा इंज़माम साहब, ये कितना ज़रूरी है कि हम एक अवाम का और पुलिस का आपस में रिलेशन हम बेहतर कर सकें, ट्रस्ट डेफिसिट जो है हम उसको कम कर सकें जहाँ भी एग्जिस्ट करता है, और किस तरह से हम बेहतरी की तरफ, किस तरह से हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं? अच्छा, मैंने शुरू में जैसे बात की कि पुलिस इज़ फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम पीपल, और पुलिस बेसिकली अगर आप देखें तो बुनियादी लेवल पे एक पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है, और पुलिस स्टेशन की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, अपना एक इलाका होता है जिसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने बात की, जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, जब ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पुलिस के पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक से ही वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया गया है कि इसको मज़ीद जो है ना वो बढ़ाया जाए, पब्लिक के साथ जो आपका जो इंटरेक्शन है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आप इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि वो जो एक डिस्टेंस है सीनियर ऑफिसर्स के दरमियान में या पब्लिक के दरमियान, उसको मज़ीद कम किया जाए। उसमें ओपन डोर पॉलिसी होती है, एक्सेस होता है, खुली कचहरी की जाती हैं। इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं,
आप कह लें कि स्कूल्स के अंदर जाना, स्कूल्स के तालिब इल्मों को बुलाना, ताकि वो एक ओवरऑल उस तमाम उस एनवायरनमेंट को जो है वो समझें और देखें उस चीज़ को। खुली कचहरी से कितना इम्पैक्ट आता है? खुली कचहरी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और आप कह लें कि आपको बेसिकली एक ट्रू पिक्चर आ रही होती है, एक फील्ड की, एक एरिया की ट्रू पिक्चर आ रही होती है, और कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है ना डायरेक्टली आपका। बिल्कुल, जो भी किसी के कंसर्न्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसका डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट हो रहा होता है। कोई ऐसे एग्जांपल आप अगर शेयर करना चाहें खुली कचहरी की कि अच्छा वहाँ से ये इशू हाईलाइट हुआ, देन उस पर एक्शन हुआ और चीज़ें बेहतर हुई? डिफरेंट होते हैं जब आप खुली कचहरी करते हैं, इवन मसाजिद के अंदर जाके खुली कचहरी करना, और इसमें लाजमी नहीं है कि वो इश्यूज जो हैं वो पुलिस रिलेटेड हो, आपको और भी चीज़ें आती हैं, और आवाम का एक होता है, चूँकि वो यूनिफॉर्म पे एक ट्रस्ट होता है एक उसके अंदर, तो जब आप जाते हैं वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपको वो अपनी सारी की सारी ग्रीवेंसेस बताते हैं, और गिविंग देम अ गुड हियरिंग जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा आधा मसला तो वहीं हल हो जाता है कि वी हैव बीन हर्ड। तो ऐसे ही है, आधा आप जैसे आप कह रहे हैं, तो आप उनको गुड हेयरिंग दें, फिर उसके साथ अगर आप उनकी चीज़ को सुन लेते हैं पोलाइटली, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्डअप होने से पहले ही वहीं पे जो है वो किल हो जाती हैं। और अपना इदारा भी तो मजबूत होता है, ये भी तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि काम नहीं हो रहा है, कितनी तेज़ी से काम हो। तो ये भी होता है कि जब आप लोगों के डायरेक्ट Confirmation of another series victory for Pakistan against the West Indies. Second series win for Salman Ali Agha's team. After the last ball defeat 24 hours ago, they've come back to winning ways. तीसरा T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त से दोचार कर दिया है, और आज के इस फैसलाकुन मैच में पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल कर ली है। लॉर्ड हिल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल, पाकिस्तान ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-2 से जीत ली है। T20 सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। लॉर्ड हिल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, और इस फैसलाकुन मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त दे दी है, और पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीती है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा पीटीवी मुजीबुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीबुल हक, बताइएगा, आज शानदार फतह समेटी पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, ये एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने एक T20 सीरीज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये 2-1 से अपने नाम कर ली है। आज का मैच जो था वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम था। अगर हम देखें कि हम बांग्लादेश से सीरीज 2-1 से हार के आए थे, उसके बाद ये सीरीज जीतना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी था, क्योंकि आगे जो हमारी असाइनमेंट है इसके ट्राई नेशन T20 सीरीज हमारी हुई है अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये मैच आज का इंतहाई अहम था। एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान की जो है पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी। आज के मैच में हम क्रेडिट देना चाहेंगे पाकिस्तानी ओपनर्स को, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। साहिबजादा फरहान ने 74 रन की इनिंग्स चली, 138 रन की उनके दरमियान पार्टनरशिप कायम हुई थी। उसके बाद अगर हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करें तो शुरू में लग रहा था कि वेस्ट इंडीज हावी हो गया है। पहले 2 ओवर में उन्होंने 30 रन बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया। अगरचे एलिक एथनेस और शरफान रफीकपुर ने थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक करके ये मैच 13 रन से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है, और इस मैच में जो पाकिस्तान का जो पहला मैच था वो पाकिस्तान ने 14 रन से जीता था। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर मैच अपने नाम किया था। लेकिन आज का मैच इस लिहाज से अहम था कि पाकिस्तान ये सीरीज 2 एंड डाई का मामला था, सीरीज फैसलाकुन मैच था। पाकिस्तान ने इसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ये मैच न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम की। इस T20 सीरीज के बाद अब पाकिस्तान की जो अगली असाइनमेंट है वो है वनडे सीरीज, जो 3 वनडे मैचेस होने हैं वेस्ट इंडीज के साथ। तो वेस्ट इंडीज ये जो वनडे मैचेस हैं ये तरोबा में शेड्यूल है। T20 सीरीज अमेरिका में थी, अब वनडे मैचेस तरोबा वेस्ट इंडीज में शेड्यूल है। इसका पहला मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा। जी, ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। जी, तो मुजीबुल हक, आप ये बताइएगा कि आज का जो मैच है इसके जीतने के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की, मोराल क्या देखते हैं आइंदा जो आने वाले 3 मैचेस आप बता रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कंटिन्यू कर पाएगी इसी तरीके से शानदार अपनी हिकमत अमली के साथ?
जी बिल्कुल, कोई भी जीत हो, किसी भी फॉर्मेट में जीत हो तो वो उससे टीम का जो है मोराल वो बहुत बुलंद हो जाता है। अगर हम देखना चाहें कि जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी सीरीज जिसमें हमने पहले 2 मैचेस जीते थे, उसके बाद हमने तीसरे मैच में जो कमबैक किया, उसी मोमेंटम को पाकिस्तान ने यहाँ पे भी बरकरार रखा जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज थी। दूसरा मैच अगरचे हम हारे हैं लेकिन उसमें हमने हमारे खिलाड़ियों ने फाइट की, बहुत अच्छा खेले थे, उसमें आखिरी बॉल तक मैच को लेकर गए थे। स्कोर टारगेट कम था लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम ने जो है फाइट किया, तो जाहिर सी बात है इससे टीम का जो मोराल है वो बुलंद होगा और जो आगे वनडे सीरीज है उसमें उनको फायदा होगा। अच्छा मुजीब, जिस तरीके से आपने बताया कि आज शुरू में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो आपको मैच के ऊपर हावी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद एकदम जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है उसने कमबैक किया। आप क्या समझते हैं टर्निंग पॉइंट क्या था आज के मैच का, और आइंदा आने वाले मैचेस में खिलाड़ियों को किन चीज़ के हवाले से जो है वो कंसर्न होना चाहिए? जी बिल्कुल, आज का मैच जो जोएल आंद्रे और एलेक हटनेस ने जो आगाज किया था, जोएल आंद्रे शुरू में तेज खेलने लगा था। अगर हम देखें पिछले मैच में भी उसने कम ही रन बनाए थे लेकिन बहुत कम बॉल्स पे वो रन बनाए थे। आज भी उनकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स को हम यानी वो दबाव में ले आए, लेकिन जैसे उनकी विकेट गिरी उसके बाद पाकिस्तान ने मोमेंटम गेन किया और पाकिस्तानी बॉलर जो है, खासकर मैं बात करूंगा इस सीरीज के दौरान जो हमारे स्पिनर्स हैं पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फास्ट बॉलर्स ने उनका साथ दिया लेकिन स्पिनर जो है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासकर मैं बात करूंगा जो मोहम्मद नवाज हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इसके साथ साइम ने उनका भरपूर साथ दिया। सुफियान वकीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज के मैच में जो हसन अली हैं, जो हारिस रऊफ है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसकी वजह से ये मैच जीतने में हम कामयाब रहे। तो मुजीब, आप ये देखते हैं जो 2-3 टेस्ट वनडे मैचेस आगे आने वाले हैं, उनमें टीम में कोई तब्दीली की जाएगी या उसका इम्कान है? जी बिल्कुल, टीम में कैप्टन भी चेंज है। कप्तान मोहम्मद रिजवान है वनडे सीरीज के, और बाबर आजम को भी बुलाया गया है। नसीम शाह वापस आ गए हैं, ये अब्दुल्ला शफीक टीम में वापस आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें से जो कुछ T20 प्लेयर्स हैं जो वो वनडे मैचेस नहीं खेलेंगे उनको मौका दिया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं इसमें वनडे सीरीज में। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी। खासकर जो ये है बाबर आजम होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, इसके साथ नसीम शाह होगा बॉलिंग अटैक में, पेस अटैक में। तो ये चेंजेस टीम में मुतवक्का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुल हक, नुमाइंदा PTV, हमें अपडेट कर रहे थे। लॉर्ड हिल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को आज के मैच में हरा दिया है और ये 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया। लॉर्ड हिल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, फैसला कुन मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है। ये था PTV ताज़ा तरीन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये कुछ कमजोर सा लगता है। मेरी बाजी कह रही थी इसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वो क्यों? इस तरह ये खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इस मासूम की जिंदगी को खतरे में मत डालो। तुम्हें यकीन है जिस पानी से तुम इसका दूध बनाओगी क्या वो बिल्कुल साफ होगा? और प्लास्टिक का फीडर जरासीम से महफूज होगा? नहीं तो? देखो, माँ का दूध कुदरती होता है, इसलिए बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। अपने बच्चे को डब्बे का नहीं, माँ का दूध पिलाएं, जो कि इसके जिस्मानी नशोनुमा को बेहतरीन बनाता है। पैदाइश से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज। मॉर्निंग एट होम लेके आ रहा है 14 अगस्त के स्पेशल शोज। आइए मिल के मनाएं जश्न आजादी। रंगों भरा सफर पाकिस्तान के कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ। इस शो में हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल फूड्स और कल्चर को। और वो सब कुछ जो बनाता है जश्न आज़ादी को खास।
तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पिक्चर्स और वीडियोस कल्चरल ड्रेसेस और ट्रेडिशनल खानों के साथ। और बन जाए मॉर्निंग एट होम का हिस्सा। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम खवातीन को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ऐसी एग्जाम्पल्स भी सामने लेकर आते हैं, वो खवातीन जिन्होंने अपना तो नाम बनाया बट साथ में बाकी खवातीन के लिए बहुत काम करी हैं। विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको एक्चुअली सीरियस लेकर आगे बढ़ी हैं और तमाम खवातीन हमारी बच्चियों को एम्पावर करने की कोशिश करें। आज ऐसी एक कहानी आपके सामने रखेंगे और ये कहानी है जी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाली शाद बेगम की, जो कि एक तंजीम भी चला रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम भी करी हैं, वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करी हैं और बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी इनके काम पे इनको मिली। 2012 की अगर बात की जाए तो उसमें इनको बाहिम्मत खवातीन का आलमी अवार्ड वो भी दिया गया और इसके अलावा भी प्राइड ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ISPR भी इनको दिया गया था। शाद बेगम इज विद अस टुडे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। 1994 से अब तक का सफ़र, ये एक लंबा सफ़र है, इसमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा आपको, लेकिन आपने माशाल्लाह अपनी स्ट्रगल को जारी रखा है खवातीन के लिए। ये सोच का आना कि अच्छा मुझे करना है, फिर एक्चुअली करना, थोड़ा सा इस पर बताएं कैसे स्टार्ट किया था? थैंक यू सो मच। 14 अगस्त के दिन है, पूरे पाकिस्तान में हमारे सेलिब्रेशन जारी हैं और ये भी अच्छा है कि सुबह से खवातीन ज़्यादा आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एज़ वेल। जिस तरह आपने बताया मेरा ताल्लुक़ लोअर दीर से है और 1994 में ये है कि मैं उस वक्त पढ़ रही थी, बेसिकली बहुत अर्ली एज थी मेरी, और मेरे वालिद जो है वो एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनकी एक सोच थी, क्योंकि अगर आप दीर का नाजरीन को पता हो कि हम पाकिस्तान में 1969 में शामिल हुए हैं, लेकिन नॉट फ्राम 1947। सो उस वक्त एक नवाब की हुकूमत थी, जो नवाब जो था वाली स्वात, जो स्वात का बंदा था, उससे टोटली एक डिफरेंट माइंडसेट का बंदा था। तो इस वजह से वहाँ पे जो हमारी एजुकेशन थी, जो लोगों की डेवलपमेंट थी, वो बहुत पीछे रह गई थी काफ़ी। जब 69 में पाकिस्तान में शामिल हुआ तो मेरे वालिद जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़े, उन्होंने लोगों की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो ख़वातीन के लिए काम करना मुश्किल था मर्दों के लिए। आज भी हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मर्द जो है वो ख़वातीन के हक़ूक़ पे बात नहीं कर सकता। मैं चूँकि पढ़ भी रही थी और साथ में वालिद के साथ बहुत एक्टिव भी थी उनके सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उन्होंने मुझे शामिल किया जस्ट एज अ वॉलंटियर, एक रज़ाकार की सूरत में, कि मैं गांव जाती थी, वहाँ से ख़वातीन की स्टोरीज़, कहानी, इश्यूज सुनती थी, वो लेके आती थी और इनके दायरे को बताती थी। लेकिन इस प्रोसेस में मेरी खुद एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दीर जैसे इलाक़ों में ख़वातीन सियासत में, हुकूमत में और इदारों में तकरीबन ना होने के बराबर है। सो होना ये चाहिए कि हमारा अपना एक इदारा हो और जिसको हम ख़वातीन रन भी करें, हम ख़वातीन के लिए काम भी करें और एक रिकग्निशन भी हमारी हो कि वी हैव आवर ओन प्लेटफॉर्म। सो मलाकन डिवीज़न की जो सबसे पहली जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हमने एक बुनियाद रखी और सोशल वेलफेयर के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन हमने की 1994 में। उस वक्त ज़ाहिर है मेरे साथ और भी बहुत सारी ख़वातीन थी, मैं अकेली नहीं थी, लेकिन इस सफ़र का आगाज़ वहाँ पे हुआ। उस वक्त बड़ी छोटी सोच थी हमारी, हमें इतना नहीं लगा था कि हम इतना नेशनल और इंटरनेशनल हमारी रिकग्निशन हो जाएगी, हम इतना काम कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की सोच हमारी ऐसी थी कि हम कुछ करना चाह रहे थे और इदारा हमारा बना और अब भी हमारा काम जारी है माशाल्लाह। दीर के हालात अब वैसे ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से, चाहे एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो एम्पावरमेंट हो, कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। लाइक अभी अगर मैं दीर की बात करूँ, पूरी दुनिया में दीर की एक आइडेंटिटी है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैम्पियन है हमारी ख़वातीन के, समर खान है, नूरीना शम्स है, इस तरह वुमेन विद डिसेबिलिटी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हुई हैं, लाइक काउंसलर्स बनी हैं, फिर सियासत में जो नेशनल प्रोविंशियल इवन सेनेट की ख़वातीन आई हैं। अगर मैं उस हवाले से देखूं तो बहुत बच्ची है। मैं समझती हूँ कि जब मैं शुरू कर रही थी उस वक्त फोरम्स पे मुझे बहुत कम ख़वातीन नज़र आती थी, स्पेशली यंग एज में। ओल्ड एज में तो फिर भी आपको जो एज ख़वातीन नज़र आ जाती है।
सो ये चीज़ है कि अब ये चेंज है कि आपको हर एज की कैटेगरी की और हर एज उसमें सेक्टर में, स्पेशली इवन मीडिया में हमारे बहुत यंग वुमेन जर्नलिस्ट जो है वो आ रही हैं और बहुत सारे चैनल्स के साथ काम कर रही हैं। सो द चेंज इज देयर ऑलरेडी। और ये वाकई बड़ा चेंज है। आप इलाके के पर्सपेक्टिव से बात करें जहाँ पर तस्वुर ना किया जाता, जो कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये सोच एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब भी करती होगी, लेकिन हम ओवरऑल भी देखें तो एक बड़ा चेंज है जो हमें हर बार नज़र आ रहा होता है और ख़वातीन आगे बढ़ती हुई नज़र हमें आती हैं और नाम रोशन कर रही होती हैं अपने इलाके का भी और पाकिस्तान का भी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस तरह से किन किन चीज़ों पे आप लोगों ने इतने सालों से काम किया। एक जिस तरह तो सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की आप बात करें, एट द सेम टाइम हेल्थ में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी काम किया। थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि किस किस तरह से आपने काम किया, क्या क्या सक्सेस स्टोरी। जी, असल में ये है कि उस रीजन की अभी तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, लेकिन जो हमारी कंसिस्टेंसी रही है इस पूरे प्रोसेस में, हालांकि ऐसे हालात इस रीजन के लोगों को पता है कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए बहुत सारे सेक्टर में शायद काम करना चैलेंजिंग रहा है बहुत सारे हवालों से। उसके बावजूद हमारी ये जो एक तसलसल है काम का, ये अपनी जगह आई थिंक एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि वहाँ की ख़वातीन को ये ढारस है, ये उम्मीद है कि हमारा अपना एक इदारा है जहाँ से हम बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं और अपने इशूज़ के लिए खुद काम कर सकते हैं। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं कि जस्ट वो हम कहें कि इशू है, बट वी स्टैंड फॉर दैट इशू। हम सोल्यूशन तलाश करते हैं, फिर उसमें लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब इस पे आ जाते हैं, चूँकि ये एक वहाँ की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो फॉर्चुनेटली हमने हर सेक्टर में तकरीबन काम किया। लेकिन अगर मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात करूँ, जो ISPR ने मुझे अवार्ड दिया था रिकग्निशन के लिए, कि हमने अपर दीर और लोअर दीर के ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पे बच्चों की तालीम तकरीबन नामुमकिन थी, वहाँ पे हमने घरों में स्कूल खोले और कोई 79 स्कूल्स हमारे जो थे वो हमने कोई 10-20 साल मुशर्रफ के दौर से फंक्शनल हमारे थे, और अभी हमने रिसेंटली उसको नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन को सक्सेसफुली हैंड ओवर किया था। इसके अलावा हेल्थ में भी, चूँकि हमारे बहुत सारे रिमोट और हिली एरियाज़ है जहाँ पे ख़वातीन की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वो ना होने के बराबर होती हैं। सो जो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो हमने बहुत ज़्यादा रेगुलरली हमने उसको रन किया है उन इलाक़ों में। और साथ में सर्विसेज से ज़्यादा हमारा हेल्थ एजुकेशन भी बहुत फोकस रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में हेल्थ एजुकेशन का भी काफ़ी एक फुकदान रहता है। साथ साथ हमारी, चूँकि मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की तरक्की के लिए इकनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत लाजमी है। सो स्किल की बात अगर की जाए, लोन की बात की जाए, आसान शराइत पे घर में तरीके से मिल जाए, डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिल जाए, और फिर मार्केटिंग और नेटवर्किंग, क्योंकि हमारा रीजन जो है यहाँ की जो सिलाई कढ़ाइयाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ की इवन जो हमारे फ्रूट्स हैं, हमारी जो क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें मशहूर है। ख़वातीन लाइफ स्टॉक में भी काफ़ी काम करती है, एग्रीकल्चर में भी काम करती है। तो इकनॉमिक एम्पावरमेंट में भी बहुत हमारा काम रहा है। फिर मैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी इसलिए आई कि मैं समझती हूँ कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पे लेजिस्लेशन होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन आएँ, ताकि वो ख़वातीन बैठ के रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करें। और ख़वातीन के लिए कि वहाँ पे जहाँ पे लड़कों का स्कूल है वहाँ पे लड़कियों का स्कूल होना चाहिए, जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी दूसरी है तो वहाँ पे ख़वातीन के लिए होनी चाहिए, जहाँ पे कमी है तो वहाँ पे उसके लिए आवाज़ उठा सके। इसलिए मैंने खुद भी इंडिपेंडेंट 2 दफ़ा मैंने लोकल काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट और तहसील काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, जस्ट टू इनकरेज अदर वुमेन कि आएँ और इसमें भी आप बैठें। तो अभी अगर मैं देखूं कि अब एक ज़माना था कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए वोट देना थोड़ा सा मुश्किल था बहुत ज़्यादा, और इवन पॉलिटिकल प्रोसेस में आना, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी आपको अगर मैं बताऊं, हमारा कोई ऐसा यूनियन काउंसिल नहीं है, कोई ऐसा विलेज काउंसिल नहीं है जहाँ पे ख़वातीन बैठी नहीं है, प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, फंड्स एलोकेट होते हैं और वो वुमेन की इश्यूज़ पे ही लेके वो उस पर काम कर रही होती है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहती हूँ हमेशा, ये है कि अगर जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ये सॉफ्ट कंपोनेंट पे काम करें, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट यू, क्योंकि हमारे यहाँ बॉक्सेस है, ख़वातीन ये कर सकती हैं, मर्द ये कर सकती हैं हर सेक्टर में। उस बॉक्सेस को भी मैं समझती हूँ हमने धीर जैसे इलाकों में, मलाकन डिवीजन जैसे इलाकों में तोड़ा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारा अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है जापानीज़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से, हमने सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए हैं। अच्छा। हम एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। अच्छा। फिर जब स्वात में हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे जब वो ख़राब हुए थे, जो हालात हमारे पिछले रहे थे, तो हमने कोई 5-10 हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स मुकम्मल रिस्टोर करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए थे। तो ये भी एक सोच थी कि ख़वातीन टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ सकती, तो वो भी हमने किया कि नहीं, वी हैव दैट क्रेडिबिलिटी और दैट कॉम्पिटेंस एज वेल कि हम उन चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अगर मैं जिक्र करूँगी तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट बियॉन्ड 100 मैं कह सकती हूँ कि प्रोजेक्ट्स में काम किया। लेकिन इसमें जो यूनिकनेस है कि हमारी जो फाइनेंसेस है ना, लाइक अगर मैं उनको कंपेयर करूँ वो बहुत कम होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई है विद द कम्युनिटी सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट के साथ कि लोग आए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट सवाल भी करना चाह रहा था जब आपने आगाज़ भी किया, इवन अभी भी, लेकिन चलिए जब आगाज़ किया था उस वक्त अगर हम बात करें, आपके अपने वालिद साहब, अपने भाई, अपने फैमिली, अपने ख़ानदान के मर्द
मोहल्ले के कम्युनिटी के मर्द, उनकी सपोर्ट थी या कि रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? जैसे वालिद साहब की तो आपने बताया कि हाँ। सपोर्ट, बट ओवरऑल हाँ। सोसाइटी की देखें, मैं समझती हूँ कि इनिशियली ख़वातीन जिस सेक्टर में भी काम करती हैं उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है, एंड दैट इज़ यू नो रियलिटी जिसको हम अगर देखें ना, सो वो था। और जिस सेक्टर में मैं काम शुरू कर रही थी ये तो बहुत एक डिफरेंट चीज़ थी ना, क्योंकि अभी भी देखें ना कि ख़वातीन का टीचर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, लेकिन ये बनना तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। ठीक है, दूसरा ये हमारे सेक्टर के साथ कुछ स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद की जो रेपुटेशन थी, जो मेरी फैमिली का उन जो इलाके में उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उसकी वजह से सपोर्ट मिली। हाँ, और जो हमारे काम की नोयत लोगों को फिर नज़र आना शुरू हुई, तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस थी वो भी सपोर्ट में चेंज हो गई। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शंस वहाँ पे कंटेस्ट किए थे, ज़ाहिर है मुझे मर्दों ने ही ज़्यादा वोट इनिशियली दिया था, तो रेजिस्टेंस होती है। लेकिन मैं समझती हूँ एंगेज करना चाहिए। जब हम एंगेज करते हैं तो वो बात सुनते हैं। इवन जो लोग अक्सर कहते हैं ना, जो कबाइली इलाके हैं, जो लोग समझते हैं कि बड़े सख्त मिजाज लोग हैं, मैं मलक और ख़ान लोगों के जरगे में गई हूँ, मैं उनके हुजरों में गई हूँ, बड़ा वार्मली वेलकम किया है। लेकिन एक चीज़ है कि कल्चर को ना उसका ख्याल रखना चाहिए, जो हमारी लोकल वैल्यूज़, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको लेके चलना चाहिए, जो बुरी चीज़ें उस पर सवाल ज़रूर उठाएं, लेकिन जो लोकल कल्चर है उसको अगर हम ख्याल रखें तो लोग वेलकम करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। और फिर डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि ज़्यादा क्रेडिट जो है मेरे वालिद को जाता है, फिर मेरे शौहर को जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बड़े बड़े बेटे हैं, उनको जाता है कि दे स्टैंड विद मी इन ऑल दिस जर्नी। सो आई थिंक वो सपोर्ट जो है वो भी मैटर ख़वातीन के लिए। लगता है कि अभी भी सोच है कि एक खातून की जो प्रेजेंस है, उसका जो एक उसका ड्रेस भी किस तरह से कैरी किया अपने आप को, वो चीज़ डिफाइन कर रही होती है कि अच्छा ये पन है या नहीं है। हालांकि ये तो चीज़ें प्लस अपनी चॉइस होती है कि आपका क्या लिबास है, आपका क्या अंदाज है, आपका क्या स्टाइल है, लेकिन स्टिल वो एक चीज़ थोड़ी सी माइंडसेट में है कि अपीयरेंस के हवाले से ना कि अच्छा अपीयरेंस ऐसी है तो एम्पावर्ड है, अपीयरेंस ऐसी है तो एम्पावर्ड ही नहीं है। इस चीज़ से मुझे काफ़ी मसला हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं नाजरीन को अक्सर जानते हैं, जब मैं बात करती हूँ इस पर बात करती हूँ, जब मैं US अवार्ड लेने गई थी तो मैंने काफ़ी लाइक ऐसा ड्रेस पहना था जो मैं नॉर्मली पहनती हूँ। सही। तो उस पर 2 आरा आए थे। कुछ लोगों ने कहा था दिस इज़ नॉट एक्चुअली प्रोग्रेसिव वुमन, लाइक कि जो सर ढांपती है और या इस तरह से अपना वो करती है। तो और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब वो ये देख रहे थे कि अगर ये मतलब सर पे दुपट्टा नहीं लेती फॉर एग्जांपल, तो ये फिर हमारे कल्चर की उस तरह से नहीं लेके चलती, तो देखें ना ये मतलब ख़वातीन को एक और रास्ते पे लगा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। क्योंकि लिटरली ये किया गया था, जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ था तो कुछ लोगों ने बाकायदा सिर्फ ये स्टेटमेंट बार बार दी थी कि अब आए देखिए अमेरिका में क्या पहनती है, क्योंकि यहाँ तो ठीक है पाकिस्तान में ये दुपट्टा लेती सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें। तो मेरा ये था कि देखें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सही मैं समझती हूँ जिस तरह हम मर्द को नहीं पूछते ना कि आपने क्या पहनना है, किसी को ये हक नहीं पूछता कि वो हमसे पूछे कि आपने दुपट्टा लिया है या नहीं लिया है। दिस इज माई ओन चॉइस। सबसे जो मेरी ओन चॉइस है, फिर उसको सोसाइटी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल मॉडेस्टी के कायल हूँ, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को मॉडेस्टी का ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो एम्पावरमेंट है वो ड्रेस से नहीं आती, वो आपकी सोच से आती है। बिल्कुल सोच से आती है, और सोच से ज़्यादा आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, वो मैटर कर रहा होता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। बाकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और उसमें दुपट्टा ले ना ले, और ये बात सबीन इसमें कि अच्छा कभी ले और कभी ना ले, वो जिस तरह बात अच्छा आज तो लिया हुआ तो आप उसकी चॉइस है। इस पर हम जरूर बात करेंगे कि रमजान की अगर बात की जाए, रमजान ट्रांसमिशंस जब होती हैं तो हम बहुत ज्यादा हमें तनकीद का सामना करना कि नॉर्मली तो दुपट्टा नहीं लेते, रमजान शुरू हो जाता है तो उसमें दुपट्टा सर पे लिया जा रहा होता है। वो आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहते हैं किस चीज़ की, और वो अपने लिहाज से आप लेके चल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये पर्सनल चॉइस होती है, इसमें हर किसी को आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ले तो तब भी, क्योंकि अगर नहीं ले तो तब भी मसला होता है, ले तो तब भी मसला। मेरा ख्याल है हमने खवातीन को बहुत ज्यादा इन चीजों में फंसा दिया है। ये वाकई हम अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी देखें, हम सोशल मीडिया में भी इनफैक्ट हम देखें कि हमने वाकई बहुत लिमिट कर दिया है खवातीन को इसी एक चीज के ऊपर कि क्या पहन रही है, अपीयरेंस कैसी है, ये पहने और ये ना पहने। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे बहुत बड़ी एक दुनिया, इस बॉक्स से निकलने की ज़रूरत है। ख़वातीन को उस बॉक्स से निकालने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेसिव हो सकें। प्रोग्रेसिव आप अपनी सोच से होते हैं। एब्सोल्युटली। कोई मैसेज जो आपकी तरफ से आज हमारे नाज़रीन बस मेरी सोच यही है कि जिस तरह भी आप लोगों ने एक बात की, ये बात बज़ाहिर बड़ी छोटी लगती है, लेकिन आई थिंक ये ख़वातीन की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि लड़की जैसे बड़ी होने लगती है तो उसको हम बहुत अरसे इस चीज़ में डालते हैं कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है यहीं से शेक होना शुरू हो जाता है।